इंटरेस्टिंग इट इज़ कि आज की क्लास की शुरुआत हमने रेंज वर्ड से की और बताया कि हिमालय जो है अंग्रेजी में हिमालयाज है बिकॉज दैट इज़ द रेंज ऑफ माउंटेन्स, हिंदी में बोले तो पर्वतों की श्रृंखला। और हमारी थीम की शुरुआत भी देखिए सीरीज से ही हो रही है। आज जो थीम की बात हम करेंगे ओड टू अ नाइटिंगेल की, तो उसमें देखिए लिखा है इट डिस्क्राइब्स अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन रियलिटी एंड द रोमांटिक आइडियल ऑफ यूनाइटिंग विद नेचर। तो यहाँ भी आपको सीरीज मिल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स मिल रहे हैं, कई तरह के द्वंद्व, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जिसमें हम आवर लाइफ इज ऑल्सो रिप्लीट विद सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स। वी हैव पेन एंड प्लेजर टुगेदर मेनी अ टाइम्स इन आवर लाइव्स। तो यहाँ पर क्या कॉन्फ्लिक्ट है? कई सारे कॉन्फ्लिक्ट, उसकी एक सीरीज है पूरी। रियलिटी और रोमांटिक आइडियल ऑफ यूनाइटिंग विद नेचर। एक तरफ रियलिटी यानी वास्तविकता क्या है, और दूसरी तरफ जो एक नेचर से यूनाइट होने की बात है, जो एक रोमांटिक कॉन्सेप्ट है नेचर से यूनाइट होने का। तो बात तो वही है, सच्चाई है। मतलब यूँ कह लीजिए कि गालिब हर किसी को मन करता है एंजॉय करने का ज़िंदगी में, लेकिन ज़िंदगी की वास्तविकता जो है हमें उन चीज़ों को उस ढंग से महसूस नहीं करने देती। हाँ, हर कोई चाहता है कि बैठ के बढ़िया से पार्क में जो है एंजॉय करे, लेकिन ज़िंदगी की जो वास्तविकता है वो कहती है कि बच्चा काम करो, केवल एंजॉय करने से काम नहीं चलेगा। तो प्रकृति के साथ जुड़ने की बात है। हालांकि प्रकृति के साथ यूनाइट होने का मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, उसको आप फर्दर मेडिटेशन तक भी ले जा सकते हैं, समाधि तक भी ले जा सकते हैं। आपको बता दूं, विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि ऐसा होता था, कई बार उन्होंने पहली बार उन्होंने अपनी इंग्लिश की क्लास में सुना था वर्ड्सवर्थ के बारे में कि वर्ड्सवर्थ कई बार जो है खो जाते थे, एक्सटेसी के मोमेंट में चले जाते थे, और स्थिति ऐसी होती थी कि उनको वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाते थे कि वेदर आई एम इन लिविंग मोमेंट और नॉट, एम आई इन रियलिटी और नॉट। तो ऐसे में ऐसा होता था कि कहीं से निकले और जाते समय रास्ते में कुछ ज़ोर से पकड़ के देखा कि सच में मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। इस तरह की मोमेंट ऑफ एक्सटेसी की जो बात है, वर्ड्सवर्थ के बारे में जब सुना था विवेकानंद ने, तो उनको थोड़ा अजीब लगा था। लेकिन ऐसा होता है, अगर आप समाधि की बात करें, अगर आप मेडिटेशन की बात करें, तो मेडिटेशन की जो चरम अवस्था है वो ऐसी ही है, वही तो है यूनाइटिंग विद नेचर। उनके गुरु जो थे परमहंस रामकृष्ण परमहंस, उनके बारे में कहा जाता था कि जब वो समाधिस्थ होते थे तो रोना शुरू कर देते थे, आंख से अविरल आंसू बहने शुरू हो जाते थे। बात मैं कर रहा था कि यूनाइटिंग विद नेचर का मतलब वो पीक अवस्था होती है समाधि वाली। तो आप सोचिए, अच्छा आप सोचने वाली बात है कि नहीं, मेडिटेशन कौन आदमी कर सकता है, समाधि में कौन जा सकता है जिसके पास फुर्सत रहेगी। अब ये जो लोग मेट्रो में बैठे हुए हैं, जो कहीं पढ़ा रहे हैं, ये लोग को मेडिटेशन में जाने की फुर्सत मिलेगी? तो रियलिटी कुछ और है, रियलिटी अलग होती है और आइडियलिज्म अलग होता है, और रोमांटिक आइडिया जो है यूनाइटिंग विद नेचर का वो अलग है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है, एंड दैट इज़ वेरी मच visible there in the poem. So it describes a series of conflicts between reality and the romantic ideal of uniting with nature. In the words of Richard Fogel क्या बोलते हैं? The principal stress of the poem is a struggle between ideal and actual.
जो मेन स्ट्रेस है इस पोयम में वो यही है कि आइडियल और एक्चुअल में क्या स्ट्रगल चल रहा होता है. इंक्लूसिव टर्म्स which however contain more particular antithesis of pleasure and pain, of imagination and common sense reason. अब यही एक कॉन्फ्लिक्ट की बात चल रही है. तो कॉन्फ्लिक्ट में एक तो रियल और एक्चुअल का कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा पेन और प्लेजर का कॉन्फ्लिक्ट है. हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, जब पेन एंड प्लेजर की बात आती है तो दो ही चीज़ें मुझे याद आती हैं. एक है लेबर पेन. लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा. कितना ज़्यादा पेन होता है. लोग कहते हैं कि पता नहीं कितनी हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है. अब हालांकि समय बदल चुका है, अब तो कई केस में लोगों को दर्द ही नहीं हो रहा, दर्द का इंजेक्शन देना पड़ता है. लेकिन वो लेबर पेन क्या जन्म देता है? इट गिव्स बर्थ टू प्लेजर. when some newborn comes before us, तो उस पेन से प्लेजर का जन्म होता है. या उसी की एक नकल की बात करें, कॉपी की बात करें, तो वो है क्रिएटिविटी. हाँ, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान. नैनों के रास्ते की आँखियों के रास्ते बहकर निकली होगी कविता अनजान. तो जब बात क्रिएटिविटी की आती है तो वहाँ पर भी वही होता है. पेन, ज़्यादातर केस में जब पेन होता है, भीतर दर्द होता है, तो उससे क्रिएटिविटी आती है. और जब आप क्रिएट कर देते हैं तो क्रिएट करने के बाद खुशी मिलती है. वो एक अलग खुशी है. खैर, तो कॉन्फ्लिक्ट की बात चल रही थी. एक्चुअल रियल का कॉन्फ्लिक्ट, पेन प्लेजर का कॉन्फ्लिक्ट, और इमेजिनेशन और कॉमन सेंस रीजन का कॉन्फ्लिक्ट. एक तरफ इमेजिनेशन, दूसरी तरफ कॉमन सेंस. इमेजिनेशन में काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है. कॉमन सेंस माना जाता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है. हालांकि इस पर भी वोल्टेयर जैसे इंसान ने कहा कि कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन. तो ये भी बात है. लेकिन हाँ, एक बाइनरी के रूप में हम इसको रख सकते हैं. तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी वहाँ पर है, इमेजिनेशन और आपका कॉमन सेंस. ऑफ फुलनेस एंड प्राइवेशन. फुलनेस यानी पूरापन और अधूरापन. इस पर एक बड़ी अच्छी कविता है कोई, शायद मैंने कभी उसका ट्रांसलेशन भी किया था, मैं शेयर करूँगा आप लोगों से ग्रुप में. उसमें था कि कोई भी काम करना है तो पूरा करिए, आधा अधूरा ना करिए. तो फुलनेस और प्राइवेशन. अच्छा, जबकि देखिए हमारी ज़िंदगी भी कैसे कैसे भरी पड़ी है इस अधूरेपन से और उसके कॉन्फ्लिक्ट में, जो पूरा होने की या पूरा करने की कोशिश जो हमारी होती है. कई काम हम लोग अपनी ज़िंदगी में शुरू करते हैं ना. हमने अब तक जितने काम शुरू किए हैं, क्या हम सबको मंजिल तक ले गए हैं? बहुत सारे काम जो हमने शुरू किए, हमने उसको पूरा नहीं किया, हमने उसको बीच में छोड़ दिया. दिस इज़ हाउ वी लिव आवर लाइफ. और इसी में आती है बारी, वो एक कोई सुक्ति है, पुरुषों के कैटेगराइजेशन किया गया है उनका काम के आधार पर. उच्च प्रकृति के लोग, मध्यम प्रकृति के लोग और निम्न प्रकृति के लोग. तो उसमें यही है कि जो उच्च प्रकृति वाले हैं वो ऐसे हैं कि वो जो काम शुरू करते हैं उसको अंजाम तक लेकर के जाते हैं, आगाज़ को अंजाम तक पहुंचाते हैं. जो दूसरे वाले होते हैं वो बेचारे शुरू तो करते हैं और कुछ एफर्ट भी लगाते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाते. जो सबसे नीचे वाले हैं वो क्या करते हैं? वो काम शुरू ही नहीं करते. खैर, तो और क्या कॉन्फ्लिक्ट है? परमानेंस और चेंज का कॉन्फ्लिक्ट. चेंज के बारे में कहा जाता है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. बदलाव ही प्रकृति का नियम है.
अब बाय नेचर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि चीज़ें परमानेंट रहे, और यही कारण है कि हर बार जब भी कोई चेंज होता है हम उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे यहाँ मेरे यहाँ 9-10 का कोई टीचर नहीं था इंग्लिश का, तो आई यूज टू इंगेज क्लास। और तो उस समय मेरे 9, 10, 11, 12 ले रहा था मैं। फिर ऐसा मौका आया कि टीजीटी का आगमन हो गया, तो बच्चों को ये कहा गया कि भाई अब आपकी क्लास जो है अब सर नहीं लेंगे, मैडम लेंगी। ज़्यादातर बच्चे जो है कंप्लेन करने पहुंच गए, क्यों भाई हमें सर से ही पढ़ना है, मैडम से नहीं पढ़ना। हमने कहा कारण क्या है, आप लोगों ने एक भी क्लास अटेंड नहीं की और कैसे जान लिया कि मैडम जो पढ़ाएंगी तो गड़बड़ ही पढ़ाएंगी। तो माने क्या था, वो एक स्वाभाविक जो प्रकृति है उनकी, नेचुरल टेंडेंसी है चेंज को एक्सेप्ट नहीं करने की, एंड दैट्स वाई दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ बीइंग टॉट बाय मैडम। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग पढ़िए, पढ़ना शुरू करिए इनसे, कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। और आपको बताऊं, आज के डेट में वही बच्चे, उनमें से कोई मुझे ही नहीं पूछता, क्योंकि वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और जब एक्सेप्ट कर लिए तो अब उनको ये एक्सेप्ट नहीं कि अब हमको किसी की ज़रूरत है या नहीं है। वो पढ़ने वाले हैं नहीं पढ़ने वाले हैं कैसे, ये सब बात की बात है। जो एक नॉर्मल बिहेवियर है हमारा, हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, चीज़ों को परमानेंट रखना चाहते हैं, और यही एक बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हम सबकी ज़िंदगी में है। एंड दैट इज़ वाई द ह्यूमंस, द मैन दे वांट टू बिकम इमॉर्टल। जो अमर बनने का ख्वाब है हमारा, वो क्यों है, वो इसीलिए है ना कि हम परमानेंट रहना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम सभी इम्परमानेंट हैं। तो परमानेंस और चेंज का कॉन्फ्लिक्ट, नेचर और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट, हालांकि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ह्यूमंस भी तो नेचुरल हैं, लेकिन एक तरफ नेचर है, एक तरफ ह्यूमंस हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बाइनरी अपोजिट के रूप में आकर के इंसान खड़े हो रहे हैं प्रकृति के अगेंस्ट। तो नेचर और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट, ऑफ आर्ट एंड लाइफ, आर्ट और लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट, फ्रीडम और बॉन्डेज का कॉन्फ्लिक्ट, वेकिंग और ड्रीम का कॉन्फ्लिक्ट। कितने खूबसूरत खूबसूरत कॉन्फ्लिक्ट हैं, एंड दोज आर बीइंग डिस्कस्ड हियर in this particular piece of art. Of course, the Nightingale song is the dominant image and dominant voice within the ode. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो नाइटिंगेल की इमेज है उसको केवल आप नाइटिंगेल ना समझें, वो एक सिंबल है, और वो वेरी मच विजिबल, वेरी मच डोमिनेंट है पोएम में। The nightingale is also the object of empathy and praise within the poem. तो क्या है वो ऑब्जेक्ट ऑफ एम्पथी? अच्छा, एम्पथी क्या होता है, शायद कभी डिस्कस किया होगा मैंने। एम्पथी, सिंपथी, एम्पथी को हिंदी में बोलते हैं संवेदना, और सिंपथी को हिंदी में बोलते हैं सहानुभूति। जब आप किसी से सिंपथी रखते हैं तब आप थोड़े अपने आप को सुपीरियर महसूस करते हैं, ऊपर। लेकिन जब आप किसी के साथ एम्पथी रखते हैं तब एज इफ यू आर वेयरिंग द शूज ऑफ अदर्स, आप दूसरे के जूते में पैर डाल करके महसूस करते हैं, मतलब आप उसके बराबरी पर आकर के, संवेदना, बराबर वाली वेदना, यू अंडरस्टैंड दैट। तो
उसी इम्पथी, अब समझिएगा कि इम्पथी, इसीलिए जब इम्पथी और सिंपथी में एक चुनना होता है तो इम्पथी को चुनना चाहिए। और बल्कि एक पोएम भी पहले यूपी बोर्ड में हुआ करती थी सिंपथी करके, वो कुछ ऐसी पोएम थी जिसका जिस्ट ऐसा था कि मैं परेशान था, बीमार था, कोई एक आया, उससे मुझ पर दया आई, उसने सिंपथी दिखाई, आकर के कुछ पैसे दे करके चला गया। दूसरा है वो, उसने पैसा तो नहीं दिया, आया और बढ़िया से बैठ करके हाल चाल किया और थपथपाया, समझाया। तो क्या ज़्यादा ज़रूरी है? हालांकि कैपिटलिज्म वाली दुनिया में रहते हुए हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि पैसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इमोशंस आर more needed. Many a times money doesn't work. जो सिंपथी के रूप में लोग करते हैं, इम्पथी ज़रूरी है। तो जो नाइटिंगेल है, शी इज़ एन एम्बलम ऑफ इम्पथी। However, the nightingale and the discussion of the nightingale is not simply about the bird or the song, but about human experience in general. तो यहाँ पर ये समझना है कि जो वो बर्ड है वो एक्चुअली केवल बर्ड नहीं है, उस बर्ड के बारे में नहीं बात हो रही। जहाँ पर भी नाइटिंगेल की बात आ रही है वहाँ समझिए कि ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात हो रही है। जैसे अगर आपने थोड़ा बहुत कभी पढ़ा हो ब्लेक को, विलियम ब्लेक को, उन्होंने लिखा है द लैम्प, उन्होंने द लैम्प भी लिखा है, द टाइगर भी लिखा है। तो लैम्प क्या है और टाइगर क्या है? लैम्प इंसान के इनोसेंस को दिखाता है, टाइगर इंसान के एक्सपीरियंस को दिखाता है। इसीलिए आप पढ़ेंगे जब कभी विलियम ब्लेक के बारे में तो उनका सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस आप पढ़ेंगे। अनुभव मिलने से पहले इंसान कैसा होता है, अनुभव मिलने के बाद कैसा होता है। छोटा बच्चा लैम्प की तरह होता है, इनोसेंट होता है, और वही जब बड़ा होता है कुछ नेगेटिविटी अपने खुद के परिवार में अपने पेरेंट्स से ही सीखता है और कुछ बचा खुचा जो है समाज पूरा कर देता है, तो लैम्प टाइगर बन जाता है। तो बात अगर हम कर रहे हैं नाइटिंगेल की कि किसकी वो एम्ब्लेम है, तो शी इज़ एन एम्ब्लेम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो मेटाफोरिकल यूज़ उसका ये है। दिस इज़ नॉट टू से दैट द सॉन्ग इज़ अ सिंपल मेटाफर, बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इमेज दैट इज़ फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेज ऑफ प्रेज एंड क्वेश्चनिंग। तो ऐसा नहीं कि केवल एक मेटाफर के रूप में ले लेंगे, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि ये इमेज जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। कई सारे कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस जिसके बारे में ऊपर हम बात कर दिए, तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके थ्रू और क्वेश्चनिंग के थ्रू। On this theme, David Perkins summarizes the way Ode to a Nightingale and Ode on a Grecian Urn performs this when he says, "We are dealing with a talent, indeed an entire approach to poetry in which symbol, however necessary, may possibly not satisfy as the principal concern of poetry any more than it could with Shakespeare. But it is rather an element in the poetry and drama of human reactions." समझाने की कोशिश किए हैं डेविड पर्किंस कि जो भी सिंबल इसमें यूज़ हो रहे हैं वो केवल ऐसा नहीं कि पोएम में सिंबल के रूप में यूज़ हुआ है, कह रहा है कि वो अपने आप में एक कंप्लीट एलिमेंट है उस पोएट्री का, उस पोएम का भाग है, हिस्सा है। और क्या है उसमें? एन एलिमेंट इन द पोएट्री एंड ड्रामा ऑफ ह्यूमन रिएक्शंस। सो आगे बढ़ते हैं। हाउएवर देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन एन अर्न, यहाँ पर एक चीज़ और है, उसमें ओड ऑन ग्रेशियन अर्न की भी बात की गई है। दोनों में सिंबल के रूप में कैसे वो यूज़ होता है और फर्दर वो ह्यूमन रिएक्शंस की बात करता है। ड्रामा ऑफ ह्यूमन रिएक्शंस दैट इज़ वेरी मच विजिबल देयर इन दीज पोएम्स लाइक ओड टू नाइटिंगेल और ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। लेकिन अगर ऑन अ ग्रेशियन अर्न की बात करें
तो इसमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? एंड अर्न एंड नाइटिंगेल इज दैट नाइटिंगेल इज नॉट एन इटर्नल एंटिटी। जो नाइटिंगेल का जो यूज़ है उसको इटर्नल नहीं बनाया गया। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है वहाँ पर, उसको इटर्नल नहीं बनाया गया, उसको टेम्पोरल बताया गया या टेम्पररी बताया गया, कह लीजिए, इम्परमानेंट है वो। लेकिन अर्न का जो सिंपल यूज़ किया गया है दूसरी वाली पोएम में, वो इटर्नल एंटिटी की बात होती है उसमें। Furthermore, in creating any aspect of the Nightingale immortal during the poem, the narrator separates any union that he can have with the Nightingale. और कहीं भी अगर नाइटिंगेल को इमॉर्टल बनाने की कोशिश की भी गई है तो पोइट अपने आप को उससे अलग कर लेता है, यानी वो बात इम्परमानेंस की ही है, वो बात टेम्पररी होने की ही है। तो बात कर रहे थे ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न और ओड टू नाइटिंगेल के डिफरेंस की, उसमें थोड़ी बात आई है उसकी। तो एक और चीज़ है, कह रहा है द नाइटिंगेल सॉन्ग विद इन द पोएम इज कनेक्टेड टू द आर्ट ऑफ म्यूजिक इन अ वे दैट द अर्न इन ओड ऑन ग्रेशियन अर्न इज कनेक्टेड टू द आर्ट ऑफ स्कल्पचर। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में अर्न की बात हो रही है जो कि आर्ट ऑफ स्कल्पचर से जुड़ा हुआ है, ये तो क्लियर है। जो मटका है या जो कलश है तो आर्ट ऑफ स्कल्पचर से जुड़ा हुआ है। लेकिन ओड टू नाइटिंगेल में अगर नाइटिंगेल किस तरह से जुड़ी है, आर्ट ऑफ म्यूजिक से जुड़ी है। एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रहा है दोनों की। अगर दोनों को इस नज़रिए से देखें, एज सच नाइटिंगेल वुड रिप्रेजेंट एन इंचैंटिंग प्रेजेंस। इंचैंटिंग प्रेजेंस, इंचैंटिंग क्या होता है? जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा होता है, दैट इज इंचैंटिंग। अगर आप पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी पढ़े होंगे तो इंचैंटिंग वर्ड वहाँ पर आया है। दादी जो है वो रोजरी बीड्स लेकर के इंचैंट किया करती थी, है ना। तो इंचैंटिंग प्रेजेंस को दिखाती है नाइटिंगेल, अनलाइक द अर्न इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू नेचर, और इस तरह से वो नेचर से सीधे कनेक्टेड है। As natural music, the song is for beauty and lacks a message of truth. और कह रहा है कि सॉन्ग ब्यूटी के लिए है लेकिन उसमें ट्रूथ का मैसेज नहीं है। किड्स फॉलोज कॉलरिज's बिलीफ एज फाउंड इन द नाइटिंगेल। द नाइटिंगेल ये राइटिंग है कॉलरिज की। In separating from the world by losing himself in the bird song, although Keats favors a female nightingale over Coleridge's masculine bird. अब यहाँ देखिए, कॉलरिज के खुद की पोएम से डिस्कशन करते करते कीट्स के खुद की पोएम से डिस्कशन करते करते हम कॉलरिज पर पहुँच गए। कॉलरिज ने भी नाइटिंगेल की बात की है लेकिन उनका जो बर्ड है वो मैस्कुलिन बर्ड है और कीट्स का जो बर्ड है वो फेमिनिन बर्ड है। कह रहा है बोथ रिजेक्ट द ट्रेडिशनल डिपिक्शन ऑफ द नाइटिंगेल एज रिलेटेड टू द ट्रेजेडी ऑफ फिलोमेला। अब यहाँ पर एक रेफरेंस आ गया, इसको बोलते हैं एल्यूजन, ALLUSION। एल्यूजन का मतलब कोई ऐसा रेफरेंस जो अलग से किसी कहानी या मिथ से जोड़ता है। तो आप आज सर्च करके पढ़ेंगे कि फिलोमेला की ट्रेजेडी क्या है। फिलोमेला की ट्रेजेडी में वही है कि कैसे उसको फर्दर नाइटिंगेल बन करके ज़िंदगी भर के लिए गाने को विवश होना पड़ा। आप पढ़िएगा फिलोमेला के बारे में। तो वो जो है कह रहा है कि इन दोनों के नाइटिंगेल जो हैं उसकी बात नहीं कर रहा है, जो एक ट्रेडिशनल नोशन है नाइटिंगेल का। Both reject the traditional depiction of the nightingale as related to the tragedy of Philomela. Their songbird is happy nightingale that lacks the melancholic feel of previous poetic depictions. कह रहा है कि इनका जो सॉन्ग बर्ड है वो हैप्पी है, वो खुश है, उसकी आवाज़ में मेलंकली नहीं है। द बर्ड इज़ ओनली अ वॉइस विद इन द पोएम, और एक्चुअली वो क्या है, वो एक आवाज़ है पोएम में। बर्ड एक्चुअली बर्ड नहीं है, दैट इज़ द वॉइस। अब ये थोड़ा सा लिटरेचर है, आप समझेंगे जब कहीं पर वॉइस की बात आती है। इसमें एक टर्म मुझे याद आ रहा है, लिटरेचर में खास करके फिक्शन में एक टर्म यूज़ होता है पॉलीफोनी। पॉलीफोनी क्या होता है? मल्टीपल वॉइसेस आते हैं। जैसे किसी नॉवेल में या फिक्शन में आप जब देखेंगे कि कोई घटना है, किसी घटना के बारे में जब आप अलग अलग लोगों से बात करते हैं, उसी घटना को आप देखेंगे 4 लोगों से बात करेंगे, 4 अपना अपना वर्जन सुनाएंगे।
तो यही होता है पॉलीफोनी। तो जब मल्टीपल वॉइसेस हो जाते हैं एक जगह किसी पर्टिकुलर वर्क ऑफ आर्ट में, तो यहाँ पर पॉलीफोनी होता है। और पॉलीफोनी होने में क्या होता है, अब वो आ गई बात पॉइंट ऑफ व्यू की, वो आ गई बात नरेटर की। ये सब लिटरेरी टर्म्स हैं। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, नरेटर क्या होता है, नरेटर में थर्ड पर्सन नरेटर क्या है, फर्स्ट पर्सन नरेटर क्या है, ओमनिशिएंट नरेटर क्या है। ओमनिशिएंट नरेटर वो होता है जो एक ही वॉइस पूरे की पूरे फिक्शन में होती है और वो पूरा का पूरा डोमिनेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड ओमनिशिएंट नरेटर। तो ओमनिशिएंट नरेटर में उसमें भी एक और आता है डिस्टिंक्शन, एक रिलायबल नरेटर, न रिलायबल नरेटर। जैसे कुछ बातें जब कही जाती हैं तो आप सामने वाला जो बात कह रहा है उस पर आपको विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर विश्वास करने लायक बात है वो सीधे सीधे असर्ट किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर नॉन रिलायबल नरेटर होगा वो क्या करेगा, वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। आप पढ़िए ये वेटिंग फॉर गोडो, दोनों की जो बातचीत है वो नरेशन कैसा है, नॉन रिलायबल है, अनरिलायबल। क्यों? अब टर्म्स ऐसे ऐसे आ जाते हैं, मुंह से निकल जाता है अन नन, लगता है एक जैसा है लेकिन बड़ा अंतर हो जाता है, तो अनरिलायबल नरेटर कहेंगे उसको। वही बात है कि अगर आप खोजें कि फॉर्मल में और इनफॉर्मल में और नॉन फॉर्मल में क्या अंतर है, तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे उसको। तो अब माने बात मैं कर रहा था कि जो बर्ड है वो एक तरह से वॉइस है पोयम में, और उससे मुझे याद आ गई पॉलीफोनी की। पॉलीफोनी इज़ अ टर्म, आप उसके बारे में देख सकते हैं। तो मल्टीपल वॉइसेस जब होते हैं किसी नरेटिव में तो उसको थोड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल जाते हैं। और जब कहीं पर आपको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है तो आपको केवल एक ही नज़रिया मिल पाता है। लिटरेचर बहुत सारे एस्पेक्ट की बात करता है, बहुत सारे डायमेंशन की बात करता है। वहाँ पर आप याद करेंगे देयर इज़ नो ट्रूथ बट इंटरप्रिटेशंस। सच जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ इंटरप्रिटेशंस है, सब अपने अपने हिसाब से जो कुछ इंटरप्रेट कर लें। तो ये इंटरप्रिटेशंस ही तो लिटरेचर को लिटरेचर बनाते हैं। वही जो बात हो रही थी कि पोइट वांट्स टू से दैट सही है कि नहीं, या आई वांट टू कन्वे, आई वांट टू कंक्लूड, आई वांट टू इंक्लूड, जो कुछ भी आई वांट टू इन्फर, ये सही है कि नहीं। तो आप जितने सारे ऑप्शंस दे पाएंगे सब सही है। The bird is only a voice within the poem, but it is a voice that compels the narrator to join with it. ऐसी आवाज़ है जो पोएट को खुद ज्वाइन करने को बोलती है, एंड फॉरगेट द सॉरोज ऑफ द वर्ल्ड। उस हैप्पीनेस को फील करने में पोएट पूरी दुनिया को भूल जाए, ऐसा करके। However, there is tension in that the narrator holds Keats's guilt regarding the death of Tom Keats, his brother. इस हैप्पी होने में इस हैप्पी होने में एक दिक्कत है कि आप खुश तो होना चाहते हैं, किड्स खुश तो होना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक गिल्ट है टॉम किड्स के जाने का। ऐसा लग रहा था कि बचा सकते थे लेकिन बचा नहीं पाए। अगर आप पढ़ेंगे बायोग्राफी तो समझ में आएगा कि टॉम किड्स उनके सामने ही खून फेंक के मरे थे, ट्यूबरकुलोसिस हो चुका था, और उन्हीं की सेवा में रहते रहते किड्स को भी हो गया था ट्यूबरकुलोसिस, अल्टीमेटली ही ऑल्सो पास्ड अवे। द सॉन्ग्स कंक्लूजन रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू एस्केप इन टू द रिम ऑफ फैंसी। लेकिन आप जब, वही बात है कि कब तक भागेंगे आप, वास्तविकता से कब तक भागेंगे, कब तक खुश होने का ढोंग करेंगे। जब वास्तविकता में आएंगे और रियलिटी को कन्फ्रंट करेंगे तो आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज देयर इन द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ ओड टू नाइटिंगेल। पढ़िए, आप लोग टेक्स्ट को पढ़िए, एक लाइन पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। आज की कथा यहीं रोकते हैं। काफ़ी डिस्टर्बेंसेस भी हो रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा ना, लेकिन हमने कोशिश की, रिकॉर्डिंग हो चुकी है। हाँ, कोई बात नहीं।